I can manage. तो शुरू कर रहे सवाल हाँ। लेना। चलिए सबसे ऊपर से ही लेना शुरू करते हैं। ओके, हाय वाला सारा हो गया है। मनीष वाधवा जी का सवाल है, हाउ मच IRR इज गुड इफ समवन इज इन्वेस्टिंग थ्रू SIP? हाउ मच रिटर्न अच्छा होता है, आई थिंक जैसे हाँ। ये पूछ रहे हैं ना कि कितना रिटर्न चीप होता है। तो हम्म। वेल आई थिंक अगर आप इक्विटी एसेट क्लास में कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे रिस्क फ्री जो प्रोडक्ट है उसे रिटर्न अच्छा मिले, इन्फ्लेशन को बीट करे, और जो रिस्क ले रहा हूँ उसका हिसाब से मुझे रिटर्न कमेंसरेट करे। तो आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 12 to 15% रिटर्न इक्विटी एसेट से अगर हमें मिले तो बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा मिले तो ऑलवेज वेलकम, बट 12 to 15 इज समथिंग विच यू शुड बी हैप्पी विद। आपने कहा एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, रिस्क फ्री रिटर्न, उससे ज्यादा मिले, व्हाट इज दैट? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट शॉर्ट में? हाँ, तो देखिए स्वाति, ऐसा होता है कि अगर मैं आज रिस्क नहीं लूं, मैं एक ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करूं, मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं विद अ वेरी लार्ज बैंक जो इंश्योर्ड है 5 लाख तक, उससे मुझे अगर 5 या 6% ब्याज आज की तारीख में मिल रहा है, तो वो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री है, मतलब उसमें क्रेडिट रिस्क कुछ भी नहीं है, वो ब्याज मुझे मिलना है। आज उससे ज्यादा अगर मैं कुछ कमाने के लिए रिस्क ले रहा हूँ, अगर मुझे रिस्क ले रहा हूं तो मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर मुझे जो भी रिस्क ले रहा हूँ पर यूनिट ऑफ रिस्क, मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो कितना रिस्क लेने पे कितना रिटर्न मिलना काफी है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इक्विटी एज एन एसेट क्लास 12 to 15% रिटर्न अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगला सवाल गौरव जी का है, कौन से बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स? देखिए, जहाँ पे आपकी सुविधा हो ब्रांच, आजकल सब कुछ नेट बैंकिंग हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, वो बात ठीक है, लेकिन कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको फिजिकली जाना भी पड़ता है। तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले आप ये चेक करें कि आपके आसपास जो लोकेलिटी में कौन सी बैंक है वहां पे करिए, तो सुविधा एटलीस्ट उस तरह की रहेगी। दूसरे फीचर्स आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है, बिकॉज जितना कम मिनिमम बैलेंस उतना आपके लिए लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। ब्याज दरें लगभग एक जैसी है, कई बैंक हैं जो थोड़ा ज्यादा देती हैं, लेकिन लगभग ब्याज जो है वो 3.5% के आसपास है। आई डोंट थिंक वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए कि भाई कहीं मुझे 4 या 4.5 मिल रहा है तो मैं वहां करूं। फैसिलिटीज देखिए, लो मिनिमम बैलेंस देखिए, और कन्वीनियंस देखिए। आई थिंक दैट इज गुड टू बिगिन विद। ओके, राजीव अरुण पट्टनायक जी का सवाल है कि जब SIP बंद करते हैं तो कितना पैसा अकाउंट में आता है? इज टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स? पहली बात तो ये राजीव जी, सिर्फ बंद करने पे पैसा नहीं आएगा आपके अकाउंट में, आपको रिडीम भी करना होगा। उसके आगे हर्ष बताएंगे। यस, तो आप SIP जब बंद करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, आगे का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपका होना बंद होता है। जब तक आप उसे स्पेसिफिकली रिडीम नहीं करेंगे, वो पैसा रिडीम होके आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो दोनों एक अलग प्रोसेसेस हैं, तो उसे कंफ्यूज ना करिए। ये LIC इंश्योरेंस या इस तरह का नहीं है कि टर्म खत्म हो गया तो पेमेंट वापस अपने आप आ जाएगा, तो वो बात नहीं है। दूसरी बात, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेसिडेंट इंडियंस हैं उनमें कोई भी TDS नहीं कटेगा, आपका पूरा रिडेम्पशन प्रोसीड आपको आ जाएगा। जो कैपिटल गेन है आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डेट या इक्विटी, उस हिसाब से आपको टैक्स भरना है। अगर NRIs हैं तो NRI इन्वेस्टर के लिए TDS कट के उन्हें पैसे रिडेम्पशन पे मिलते हैं। ओके, अच्छा, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ना, सवाल भेजने के बाद थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं सवालों की लिस्ट में। तो आप एक ही सवाल अगर 50 बार भेजेंगे तो एक तो ये होता है कि एक ही सवाल बार बार दिखता है, जवाब उसका दे दिया जाता है पहले ही, और बाकियों के सवाल खो जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस भी रखेंगे तो आसानी होगी मेरे लिए। ओके, जिन लोगों ने भी, महावीर जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी ले, ये जंप हो गया और ये कहाँ चला गया, सारा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। देखिए, बड़ी मुश्किल चीज है। प्रीत राज जी का सवाल है, मेरे पास 5 लाख है जिसकी मुझे अभी 3 साल में जरूरत नहीं है, तो क्या मैं FMP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? इसमें 9% एनुअलाइज रिटर्न मिल जाता है। तो पहला सवाल ये, क्या FMP में गारंटीड रिटर्न होता है?
सो 3 साल के लिए अगर आप एफएमपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मतलब इट्स अ गुड प्रोडक्ट, और वो एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन 3 साल, 4 साल, 2 साल इसी रेंज के लिए होता है। हम्म तो एफएमपी एज अ प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई एफएमपी अभी आज की तारीख में खुला है, कोई ऑप्शन है आपके पास, हम्म लेकिन अगर कोई है तो नो प्रॉब्लम। हम्म अब दूसरा जो आपका एक था कि 9% अगर मिले तो हम्म मुझे नहीं लगता कि आज की जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें आपको 9% जैसा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मिले तो भी वो जो सेफ ट्रिपल ए रेटेड पेपर में इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो हम्म आपको कैपिटल सेफ्टी भी ध्यान में रखना होगा। आई थिंक जो रिटर्न आज की तारीख में आपको अगर 6 और 6.5% के आसपास ही मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एट दिस जंक्शन। ये लगभग टैक्स फ्री हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हम डबल और ट्रिपल इंडेक्सेशन लेते हैं। डेट फंड है, 3 साल आप होल्ड करते हैं, 3 फाइनेंशियल ईयर अगर क्रॉस होता है तो आपको ट्रिपल इंडेक्सेशन मिलेगा, जिससे रिटर्न ऑलमोस्ट, आई मीन जो टैक्सेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये पूरा टैक्स फ्री रिटर्न आसपास, तो यही एक्चुअली एफएमपी की जो खासियत है, जो जैन से मार्च के पीरियड में आते हैं, ताकि वो 3 फाइनेंशियल ईयर का बेनिफिट मिल सके। जो दूसरा सवाल था, क्या इसमें रिटर्न्स गारंटीड होते हैं? सो वेल, रिटर्न्स गारंटी नहीं करती हैं। सो सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके तहत कोई भी फंड हाउस आपको हम्म कोई भी गारंटी वर्ड यूज करके नहीं दे सकता, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है एफएमपी का, वो क्या करते हैं, फिक्स मेच्योरिटी प्लान जैसे कहते हैं, कि आज इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं पेपर्स में जो 3 साल बाद मेच्योर होने वाले हैं। तो बीच में से खरीद बेच नहीं करेंगे, आज खरीद लेंगे और 3 साल बाद वो मेच्योर होगा तो उसके पैसे आ जाएंगे। हम्म तो इस तरह से वो एक फिक्स रिटर्न हो गया, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, लेकिन हम्म गारंटी वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। ओके ऑल राइट शीतल सोमकोरे जी का सवाल, क्या बेहतर है, एसटीपी एसटीपी प्लस एसआईपी और लमसम फॉर 5 इयर्स? ओह, तो ये लमसम और एसआईपी, ये जो हम कॉन्वर्सेशन हमेशा करते हैं, ये हम्म आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन कि भाई एसटीपी के जरिए हम इक्विटी में आए कि लमसम करें। हम्म सो देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट ही एक्चुअली एक तरीका था इन्वेस्टमेंट करने का। हम्म एसआईपी इंट्रोड्यूस किया गया था 2-3 चीजों के लिए। एक हम्म है सल्यूहत, क्योंकि लोगों को पैसे ही हर महीने आ रहे हैं, तो आप जमा भी हर महीने कर रहे हैं। हम्म दूसरा पॉइंट था कि मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है, तो हमें नहीं मालूम ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन वो आप हर लेवल पे खरीदते जा रहे हैं तो एवरेज होते जा रहा है। हम्म अब आप ये समझिए कि अगर आप एसआईपी के जरिए 5 साल में इक्विटी में आते हैं, तो पूरा पैसा आपका जो काम पे लगा वो 5 साल बाद ही लगा। हम्म तो उस पर रिटर्न ही 5 साल बाद, रियली कंपाउंडिंग 5 साल बाद शुरू होती है, तो 5 साल हम्म की कंपाउंडिंग आपकी मिस आउट हो जाती है। हम्म अगर आप लमसम करते हैं, नो डाउट उसमें रिस्क ज्यादा है। हम्म मार्केट आपके इन्वेस्ट करते अगर गिर गया, तो ऑब्वियसली आपको नुकसान तो टोटल अमाउंट पे होने लगेगा, और आपके पास पैसे बचते नहीं कि आप और ऐड कर सकते हैं। हम्म लेकिन अगर आपको ये विश्वास है कि आज जहां मैं इन्वेस्ट आज आज मैंने इन्वेस्ट किया और 5 साल और मार्केट ऊपर होने वाला है, तो आप लमसम ही करेंगे, बीच में होने दीजिए, उसे नीचे जाता है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप 5 साल बाद का नजरिया देख रहे हैं। और अगर हम्म आपको ऐसा विश्वास है कि 5 साल बाद भी मार्केट ऊपर नहीं होगा, तो एसआईपी भी नहीं करनी चाहिए, तो आपको फिर तो वेट करना चाहिए। सो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग एसआईपी ऑल्सो। तो मैं मानता हूं अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है तो आप लमसम करें, नहीं है तो एसआईपी या एसटीपी के जरिए जाए। तो मार्केट रिटर्न मत देखिए, आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के डिसाइड करिए कि आपको लमसम करना है कि एसआईपी या एसटीपी। ऑलराइट, श्रीकांत स्वामी जी पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड फोलियो में अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो क्या प्रोसीजर है? अभी सब केवाईसी हो गया है, तो सी हम्म केवाईसी में आपको सेंट्रलाइज्ड आपको अपना केवाईसी अपडेट करना होगा, वो ऑटोमेटिकली, बाकी आपके कोई भी एक फंड हाउस नहीं, कहीं भी ऑल भी बाकी जो फंड हाउसेज हैं सभी हम्म में वो केवाईसी में डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। ओके, और वो कैसे करना होता है? वो आप कोई भी एक फंड हाउस के पास जा सकते हैं, मान लीजिए आपका एक फलाना एएमसी के पास इन्वेस्टमेंट है, आप उनको जाके केवाईसी अपडेशन फॉर्म देंगे तो वो भी सी केवाईसी ही करने वाले हैं। तो हम्म आप वो सी केवाईसी के जरिए आपके सेंट्रल डेटाबेस में चेंज हो जाएगा, जो आपकी बाकी सब इन्वेस्टमेंट पे भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। और वो जो केवाईसी अपडेशन फॉर्म है वो फंड हाउस की वेबसाइट पे मिल जाएगा? जी हाँ, वो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ई केवाईसी मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो इनफैक्ट हमारा ऐप पे भी आप केवाईसी कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छा, केवाईसी हो जाता है उस पे। तो जिन्होंने आपके थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया है, सॉरी आई एम आस्किंग टू मेनी फॉलो अप क्वेश्चंस, तो वो भी क्या आपका ऐप डाउनलोड करके आपके थ्रू करवा सकते हैं अपडेट? जी हाँ, एब्सोल्युटली। सो आप हमारा ऐप आईओएस या प्ले स्टोर से कर लीजिए, और उसका आप केवाईसी आपको हेल्प कर देता है वो ऐप करने के लिए। ओके, आई डिडंट नो दैट। गुड।
अरिंदम बिस्वास जी का सवाल है, इज इट the right time to sell small cap mutual fund? I don't know why is he asking this question, but your आई take. थिंक वैल्यूएशन कंसर्न है कि मार्केट इतना ऊंचा जा Okay. चुका है, तो स्मॉल कैप से निकल जाए क्या? हम्म मेरा जवाब ये है कि स्मॉल कैप तो डेडिकेटेड लेना ही नहीं चाहिए। आई थिंक मैंने इतना रिपीट कर दिया इस चीज को कि अब कि स्मॉल कैप में तो मैं डेडिकेटेड स्मॉल कैप तो सजेस्ट ही नहीं करता। और आज की तारीख में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको प्रॉफिट, आई एम श्योर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही होगी। तो स्मॉल कैप से ऑब्वियसली निकल जाए, इन लाइन विद व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मेरे जो बिलीफ है मैं उसी बिलीफ के तौर पे बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ। तो आई एम सेइंग आप स्मॉल कैप से प्रॉफिट बुक कर लें। आप एक मिड कैप फंड में आ सकते हैं अगर आपको रिस्क बरकरार रखना है, या तो कोई फ्लेक्सी कैप में आ जाइए जो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। अभिषेक जी, मैं आपके सवाल के जवाब पर एक वीडियो बना दूंगी बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे उसको अगर डिस्कस करने आएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। आई विल मेक अ इंडिविजुअल वीडियो, इंडिपेंडेंट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। मैं ये मेरे जहन में बहुत दिनों से है, वो बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बना के तुरंत बहुत जल्दी लेकर आती हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल हमने पहले से शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसमें से एक ले लेते हैं। स्क्रीन शेयर करें। आज मैंने सवाल अपने शब्दों में नहीं, बस जैसा आया था वैसा ही पूछ लिया है। ये आपको दिख रहा है सवाल हर्ष? हाँ जी, दिखने लग गया मुझे। तो बेसिकली स्विच करने पे आप, हालांकि हम लोग यही कर रहे हैं कि आप एक जगह बंद कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं और दूसरे स्कीम में डाल रहे हैं, वही स्विचिंग होती है। तो टैक्स तो लगता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पे, दैट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर लॉस में है, अगर मुनाफा नहीं हो रहा है, तो फिर टैक्सेशन का सीन क्या होता है? हाँ तो स्वाति, ये तो आपने सही बता दिया कि अगर आप स्विच कर रहे हैं तो एक जगह से आप रिडीम कर रहे हैं, दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया, तो उससे आपको टैक्स भरना है जिसमें आपने रिडीम किया है। और अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस आपका या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है। सो डेट और इक्विटी जो है वो आपको ड्यूरेशन पता ही है, 3 साल 1 साल, वो आपको पता ही है। जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो उसी साल में या आगे जाते हुए अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो ये मैं सेट ऑफ रूल्स आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैन बी, आई एम सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपने बुक किया जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, आपका कोई और होगा, कोई और इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको कोई टैक्स आपको गेन्स पे नहीं भरना होगा, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे जहाँ पे गेन हो रहा है। सेम एसेट क्लास की बात हो रही है लेकिन, राइट? या Yes, अक्रॉस it's a एसेट? it's a capital asset. It's a कैपिटल। capital asset. Anything defined as a capital asset. So long-term capital loss can be set off against only long-term capital gains. ओके। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका, तो वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों के सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर मान लीजिए ये साल में आपका लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, जो सामने आपके पास प्रॉफिट नहीं है उसे सेट ऑफ करने के लिए, तो ये लॉस को आप 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। विच मीन्स ये लॉस आपके बुक्स में दिखाते रहेगा, अगले साल प्रॉफिट होगी अगर आपको, तो आप उसके सामने इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप 8 साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। उर्वी का सवाल मैं थोड़ी देर के बाद लूंगी। लेट मी गो टू ये सवाल भी थोड़ी देर बाद। ये सवाल लेते हैं आशीष जी का। 3.5 लाख रुपए 2 फंड में डाले थे, दोनों आदित्य बिरला सन लाइफ का, एक वैल्यू और एक फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से बंद कर दिया। अब जानना ये चाहते हैं कि रिडीम करके दूसरे फंड में इसको इन्वेस्ट करूं, या फिर इसी फंड, स्टॉप तो कर दिया है लेकिन इसी में कंटिन्यू कर दूं, और क्योंकि पैसे की जरूरत 15 सालों के लिए नहीं, और 15 साल लंबा वक्त है, तो क्या कुछ बेहतर ऑप्शन है इन दोनों फंड की तुलना में? हर्ष? जी हाँ स्वाति, इनफैक्ट मैंने इन दोनों फंड के कंपैरिजन सेक्टर से भी किए और पीयर कंपैरिजंस भी किए थे। तो जो अगर हम लॉन्ग टर्म अलग अलग पैरामीटर्स में देखें, रोलिंग रिटर्न्स देख लें या कोई और पैरामीटर्स में भी देखें, तो मुझे डेफिनेटली दूसरे लार्ज कैप और वैल्यू फंड्स में बेनिफिट दिखा। तो मेरा सजेशन है कि ये इन दोनों फंड से निकल जाएं, और फ्रंटलाइन बिरला फ्रंटलाइन जो है ना, उसकी जगह पे एक्सिस ब्लू चिप ले लें, और वैल्यू कैटेगरी में आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड ले लें। आई थिंक ये दोनों इनके लिए अच्छा चेंज रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फिर और होल्ड भी कर पाएंगे।
जियारा खान जी का सवाल है कि 2018 में निवेश शुरू किया था, तब इनकी उम्र 21 साल थी। वाओ! एक पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं क्विकली। एसबीआई ब्लू चिप, मोतीलाल मल्टी कैप, एल&टी इमर्जिंग, कोटक फ्लेक्सी और मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप। ओके, सो कैटेगरीज तो मुझे ठीक लगी। मैं सारे फंड्स रजिस्टर नहीं कर पाया, बट आई अंडरस्टूड द कैटेगरीज। उसमें मुझे सिर्फ मोतीलाल का मल्टी कैप जो फंड है हम्म उसके वो मुझे लगता है कि चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, हम्म। क्योंकि इनके पास पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है ऑलरेडी। नहीं, he doesn't have para. He has Kotak Flexi Cap. कोटक फ्लेक्सी कैप, सो या ओके, सो कोटक फ्लेक्सी कैप में भी आई थिंक कोटक इज अ वेरी गुड ऑप्शन, तो नो डाउट ऑन दैट पार्ट। हम्म। अभी जो चेंजेस करना चाहते हैं उसमें ये मोतीलाल का एक इंटरनेशनल फंड जोड़ ले, तो आई थिंक इनके पास वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, सेम फंड हाउस के पास सेम फोलियो भी रह जाएगा। ठीक है। तो S&P 500 एक ऑप्शन है जो एक ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट। आगे 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 आगे। हम्म। प्रतीक सूर्ति जी का सवाल है कि इन्होंने एसआईपी के लिए अप्लाई किया था कैम्प्स के थ्रू, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के लिए, लेकिन केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है। फोलियो नंबर हालांकि जनरेट हो गया है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? आपकी एसआईपी शुरू हो चुकी है और फोलियो भी अलॉट हो चुका है, केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि बैकएंड में वेरिफिकेशन पेंडिंग होगा, जो हम्म सूनर और लेटर वेरीफाई होके वो वेरीफाइड केवाईसी का स्टेटस आ जाएगा। आई डोंट थिंक आपको कुछ भी करने की जरूरत है। अगर हम्म। केवाईसी कोई कारण से रिजेक्ट होता है तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, जो आपको रेक्टिफाई करके देना होगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अभी आपको कुछ करना है, बस थोड़े टाइम बाद चेक कर लीजिएगा कि वो वेरीफाइड स्टेटस हुआ कि नहीं। ओके, ऑलराइट। और आज जब हमने पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे आज के लिए, तो उस पे कुछ सवाल आए थे और एक दो सवाल मैं वहां से लेना चाहूंगी। आई होप मुझे मिल जाए अभी सामने तुरंत। तब तक आप ये बता दें कि आज का मार्केट कैसा रहा। आज मैंने कुछ भी नहीं देखा है। आज मार्केट ऊपर था एंड एक्चुअली क्वाइट ऑनेस्टली डेली तो मैं भी मार्केट को देखता नहीं, ट्रेंड था हम्म आज ऊपर। आई थिंक 500 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था। हम्म एंड जो कंसर्न्स आते जा रहे हैं रेगुलरली वो यही है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो रहे हैं हम्म एंड लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट हुए जा रहा है कि भाई पैसे आ रहे हैं, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई पैसे आज कहाँ डालें। फिक्स हम्म डिपॉजिट्स में रिटर्न अच्छे नहीं, रियल एस्टेट वो भी नहीं है, गोल्ड ठीक है, दैट इज बिकमिंग वन ऑफ द एसेट क्लासेस जिसको अब लोग देखने लग गए। हम्म। तो वैल्यूएशन की कंसर्न है, बट आई थिंक लिक्विडिटी ड्रिवन फॉरेन इन्वेस्टर क्या करें, बस ये सवाल सबके पास होता है। मुझे ओके। लगता है एसेट एलोकेशन पे बरकरार रहे। अगर इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ा है थोड़ा बेच के डेट ऐड कर ले, आई थिंक दैट रीबैलेंसिंग करने का टाइम है, बाकी और कुछ नहीं करना। आशा झा जी का सवाल था हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे। वो जानना चाहती हैं कि इनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो लंदन में रहती हैं, यूके सिटीजन है। उसके लिए ये पैसा कुछ सुकन्या समृद्धि प्लान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं कि ये पॉसिबल है क्या? नानी या दादी अपने पोती या नतनी के लिए पैसे सुकन्या समृद्धि में डाल सकती हैं? जी नहीं, जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि या तो पेरेंट या तो हम्म लीगल गार्डियन। तो हम्म अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर लीगल गार्डियंस हैं तो वो फिर भी अकाउंट खोल सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, गर्ल हम्म। चाइल्ड। लेकिन पेरेंट और लीगल गार्डियन बहुत क्लियरली बोला गया है, तो आई डोंट थिंक अगर ये लीगल गार्डियन नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। और ओके। इनफैक्ट दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे ज्यादा लग रही है वो ये है कि द चाइल्ड इज अ यूके सिटीजन। हम्म। तो अगर एनआरआईज हैं तो एनआरआईज को ऐसे ही अलाउड नहीं है, मतलब इट इज दे एनआरआईज आर नॉट अलाउड टू हैव सुकन्या समृद्धि, इट्स फॉर ओनली रेसिडेंट इंडियन। ओके, ऑलराइट। चले, अगला सवाल। Yeah, Arithra Kohli, take care, ma'am. You seem unwell. Yes, I am little bit, little bit. अभिषेक जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने वही बात कही है कि एक सवाल अगर आप 40 बार लिखेंगे तो शायद हम आपके सवाल तो हमने कहा कि हम देंगे जवाब, लेकिन बाकी सवाल खो जाते हैं। सॉरी, थोड़ा वक्त लग रहा है सवाल ढूंढने में भी मुझे यहाँ पर। I think I'm a little lost today. तपन कुमार राणा जी का सवाल है कि व्हाट अबाउट मिड कैप इंडेक्स फंड्स एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड? ओके, आई थिंक ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड पे राय मांग रहे हैं और नो मिड सर, कैप। इंडेक्स या हम्म इंडेक्स की जो ये बात कर रहे हैं कि एक ऑप्शन जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं और जिसपे
अभी थोड़ी रिसर्च बाकी है, बट आई एम कमिंग टू बिलीव दैट कि मिड कैप सेगमेंट में भी अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड्स कुड बी अ गुड ऑप्शन। हम्म तो यस, वो एक ऑप्शन है ही, निप्पॉन का ही मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है हम्म मिड कैप के सेगमेंट में, और ग्रोथ फंड। तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर आप जानते हैं मिड कैप में एक्चुअली देखा जाए तो फंड स्टॉक सिलेक्शन इज द की, मतलब कि आप अच्छी कंपनी अगर आइडेंटिफाई करके खरीद सकें तो आपको अल्फा जनरेट कर पाएंगे आप तो। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्या मेरा फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली ये बेंचमार्क से बेटर रिटर्न दे सकेगा? आई डोंट नो दैट। 1 साल 3 साल तक तो मुझे विनर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या वही फंड 10 साल 15 साल के लिए भी आउट परफॉर्म करेगा? आई डोंट नो। तो मैं चाहता हूँ कि व्हाई नॉट आई टेक द इंडेक्स, उसमें 150 कंपनीज ऑफ ऑल मिड कैप जो सेगमेंटेशन है उसकी 150 कंपनियां आ गई। हम्म तो आई नो मुझे मिड कैप बढ़ रहा है तो मुझे तो रिटर्न मिल नहीं रहा है, मे बी आई एम नॉट जनरेटिंग दैट एक्स्ट्रा अल्फा, बट जो हम्म मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मिड कैप सेगमेंट है वो तो मिलने वाला है। सो आई थिंक आई हैव अ डिवाइडेड व्यू ऑन दिस। अगर आप आइडेंटिफाई कर सके अच्छे फंड हाउसेस जो आपको लगता है कंसिस्टेंटली बीट करेंगे तो एक्टिवली मैनेज फंड लीजिए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है और आप रेगुलरली अपना परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते तो मिड कैप भी इंडेक्स फंड के रूप में ले लीजिए। आई डोंट थिंक यू विल लूज आउट। ओके। एकेजी का सवाल है, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, 50 लाख रुपए का कॉर्पस है। अब इससे ये मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका इन्हें अपनाना चाहिए? सो वेल देखिए, इनका जो प्लान, सॉरी टू इंटरप्ट हाँ यू, इनका या जो प्लीज। प्लान है कि ये कह रहे हैं कि आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन बैंक एफडी टू जनरेट मंथली इनकम। हालांकि ये नहीं लिखा है कितना मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। नो सो एक एक स्ट्रैटेजी ये जरूर है स्वाति कि जितने आपको ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आप 15 लाख जमा कर सकते हैं, पोस्ट हम्म ऑफिस की एमआईएस स्कीम्स हैं जिनमें आप दो नाम पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक बेसिक स्कीम्स है ना ये आप पूरी कर लें, क्योंकि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, आपको पता है कि इतना ब्याज आपको हर महीने का या हर साल का मिलेगा। तो हम्म ये एक फिक्स्ड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, और इसमें क्योंकि अपर लिमिट है तो हम्म जितनी अपर लिमिट है उतनी आप एग्जॉस्ट कर लें। हम्म उसके ऊपर जो पैसे बचते हैं वो आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ या हाइब्रिड फंड्स जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की इन्होंने बात की तो ये चाहते हैं, जितना मैं समझा हूँ कि ये चाहते हैं कि इन्हें एक फिक्स अमाउंट बता दो कि भाई मुझे हम्म इतना रुपया मिलने वाला है, कम हो चलेगा लेकिन मुझे कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है। तभी मैंने कहा जो जो आपकी हाई यील्डिंग फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको पहले हम्म आप पूरा फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप डेट फंड्स की तरफ आए। डेट फंड्स में ध्यान रखिएगा वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है वगैरह सब है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो प्योर डेट फंड पे रहें, मतलब आप लो ड्यूरेशन फंड्स लें ताकि वॉलिटिलिटी ज्यादा नहीं हो, हम्म और एक ब्लेंड बना ले अगर कर सकें तो, लो हम्म ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म, और थोड़ा अगर समझते हैं तो मीडियम टर्म, और थोड़ा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जोड़ें। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के करें, कोई भी एक प्रोडक्ट ना लें, डिवाइड करें, डाइवर्सिफाई करें। ओके, नितेंद्र कुमार जी का सवाल है, विच कैटेगरी ऑफ इक्विटी विल गिव हाईएस्ट रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म? इज इट गोइंग टू बी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड? सो अगर वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें और स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखें, मतलब सिर्फ हम स्टेटिस्टिक्स को देखते चलें, तो वेरी लॉन्ग टर्म में मिड कैप हैज गिवन द बेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो आज कंपनी मीडियम साइज या छोटी है वो कल जाके बड़ी बनेगी, जो बड़ी है वो एक स्टैग्नेशन एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हम्म बड़ी होगी तो कितनी बड़ी कितनी ग्रोथ करेगी। हम्म सो मिड कैप जो सेगमेंट है उसमें हिस्टोरिकली हमने देखा है कि रिटर्न्स जो है वो लार्ज कैप से ज्यादा मिले हैं। ओके। स्मॉल कैप उससे ज्यादा होगा, लेकिन मिड कैप आई थिंक इज डिसेंट इनफ टू वेंचर इनटू। और उस कैटेगरी की कोई फेवरेट या आपकी पसंदीदा फंड अभी को देखते हुए? सो एक्सिस मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज है, आपके जो इंडेक्स फंड की हमने बात की ऑफ कोर्स निप्पॉन का निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है। आई थिंक दीज आर डीएसपी मिड कैप इज अ गुड फंड, सो इनमें से आप चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगी दाऊद जी का, और आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू हियर। यूलिप और इंडाउमेंट प्लान को हम डेट फंड के ऑल्टरनेटिव के तौर पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर होराइजन 10 साल का है? और इनके सवाल में एक लाइन ये भी थी कि
आई फॉरगॉट। लाइफ कवर उनमें थोड़ा हाँ, बहुत यहाँ उन्होंने पे जो कवर नॉर्मली किया आज है। आज आज मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हूँ। हाँ, कि लाइफ कवर भी मिल जाता है उसमें। वेल देखिए स्वाति, अगर हम यूलिप एंडाउमेंट्स ये सब की बात करें तो ये इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसमें हाँ। जो रिटर्न्स आप जनरेट करते हैं, जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स आपको वापस अपने हाथ में आती है, वो टैक्स फ्री होती है। तो हम्म। उसमें सेक्शन 1010D के तहत में कोई आपको टैक्स नहीं भरना है। सो दैट इज एक यूनिक एडवांटेज आज की तारीख में है। लेकिन उसके सामने जो आप जो इनएफिशिएंसीज हैं वो है कि 5 साल लॉक इन है, हालांकि इनका 10 साल का टेन्योर टाइम होराइजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन उसमें लॉक इन है, उसमें आप फंड मैनेजर चेंज नहीं कर सकते। आज हर रोज ये स्कीम्स बात करें कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं मूव आउट कर लूं क्या। हम्म। एक बार आपने कोई यूलिप ले ली तो आपको उसी कंपनी की स्कीम्स में आप फेरबदल कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनी में जा ही नहीं सकते। तो हम्म। बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है उधर। हम्म। जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, लेकिन कितना है, जो प्रीमियम आप भरते हैं उसका 10 टाइम्स। हम्म। तो मान लीजिए आपने ₹1,00,000 साल का भरा, ₹10 लाख का आपका कवर है, तो वो भी हम्म। फ्री नहीं मिल रहा, उसके सामने आप एक मोर्टेलिटी कॉस्ट दे रहे हैं। हम्म। एक सही मायने में कवर भी नहीं हुआ। तो हम्म। क्या है ऐसा जो आपको वहां पे लेके जा रहा है? सिर्फ जैसे मैंने बोला टैक्स एडवांटेज है। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 10 साल का इंडेक्सेशन लेते हैं आप, मान लीजिए सेम इन्वेस्टर है जो 10 साल तक इन्वेस्टेड है, हम्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन डेट फंड इज 20% विद इंडेक्सेशन। हम्म। अब इंडेक्सेशन के बाद में आपका टैक्स लायबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। हम्म। सो आई डोंट थिंक वो एडवांटेज भी आपको यूरोप में मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि टर्म प्लान के रूप में एक प्योर कवर लें जितना आपको जरूरत है, और हम्म। इन्वेस्टमेंट्स आप प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करें तो ज्यादा बेटर और एफिशिएंट है। आज ही इनफैक्ट मैं किसी के सवाल का जवाब दे रही थी, जहाँ पे आईसीआईसीआई था, कोई एक इंडाउमेंट प्लान था, या कोई एक इंडाउमेंट प्लान जिसके हम्म। बारे में वो पूछ रहे थे, और मैं ऐसे पढ़ रही थी प्लान को, तो इंडाउमेंट प्लान देखते ही मैं थोड़ा सा पीछे भाग जाती हूँ 2 कदम। और उसके बाद उसमें गारंटीड बोनस बेनिफिट, हाँ। देन गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट, और ये मैच्योरिटी बेनिफिट या बोनस बेनिफिट विल डिपेंड ऑन एक्स वाई जी, एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। आई वाज लाइक व्हाई, एंड व्हाई वुड यू लाइक टू पुट मनी हियर, जहां पर आपको इतने सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए होते हैं। आपको एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड लेने में डर लगता है और समझ में नहीं आता, तो आप ये क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे एज एन इन्वेस्टर। तो उतना ही सोच के प्रणाम करके निकल जाओ। अगर अलग से टर्म प्लान मिल जा रहा है जहाँ पे ठीक ठाक कवर है, देन व्हाई डू यू नीड दैट एक्स्ट्रा 3 लाख या 4 लाख या 10 लाख का कवर। इट विल नॉट एड एनी वैल्यू टू यू। एग्जैक्टली। तो एकदम ही एक, चलिए अब एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे, उर्वी जी का सवाल मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है, मैं डिटेल में पढ़ देती हूँ। हालांकि यहाँ पे इन्होंने सवाल आज, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, नहीं दिख? हाँ जी, दिख रहा है मुझे। सो इन्होंने लिखा था आज क्वेश्चन में कि ये 21 साल की हैं, अभी शुरू कर रही हैं, एलोकेशन वाइज कैसे प्लान करें कि किस किस असर क्लास में कितना पैसा डालना चाहिए। मान लीजिए कि 5,000 रुपए पर मंथ ये चाहती हैं निवेश करना, और गोल्स यूजुअल हैं जितना सबके होते हैं वैसे ही, तो कैसे प्लान किया जाए किसी एक ऐसे शख्स के लिए जो एकदम नया है और बस अभी शुरू कर रहा है, निवेश चाहता है, निवेश शुरू कर। सो अगर हम 21 साल के एक इन्वेस्टर की सिचुएशन समझें, सो इनकी लाइफ में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम्म। हमें पता है कि हम करियर में कहाँ सेटल होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कौन से शहर में रहेंगे, हम्म। शादी कब होगी, सो बहुत सैबैटिकल कभी लेना पड़ गया बिकॉज ऑफ मटर्निटी या कोई कारण हम्म। से। हम्म। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको मालूम है कि कभी ना कभी आप रिटायर होने वाले हैं, वो 50 हम्म। के बाद होगा, 60 होगा, कभी भी होगा। हम्म। सो जो मूविंग पार्ट्स हैं उसको एक बकेट में रख दीजिए, हम्म। और जो लॉन्ग टर्म क्लियर गोल्स हैं उसको दूसरे बकेट में रखें। तो खाली सिर्फ दो ही बकेट हम बनाएंगे फॉर द मोमेंट फॉर 21 ईयर। हम्म। तो 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू वांट टू मेक, बहुत छोटा हिस्सा, ज्यादा नहीं। अगर 5,000 है तो 1,000 रुपए आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। आप ये हम्म। बोल दें कि ये मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस है, हम्म। और उससे ज्यादा कमिट ना करें, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें आपकी बहुत जल्द आने वाली है। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आपके बहुत सारी चीजें होने वाली है। हम्म। तो 20% आप एलोकेट कर दें रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। हम्म। तो ये केस में अगर 5,000 रुपए, 1,000 रुपए आपने डाल दिए, मान लीजिए 20 ईयर्स का होराइजन लेके, तो मिड एज जो हो जाती है ना कि 40s की उम्र में भी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम आ सकता है। हम्म। आपके रिटायरमेंट के लिए आगे बढ़ जाए तो वो 55-60 तक रिटायरमेंट के लिए रख दें, तो 1,000 रुपया वो चीज 20%। हम्म। बाकी का जो 80% है वो आप एक कॉमन पूल बनाएं, जो आप
फ्लूइड रखें, फ्लेक्सिबल रखें कि ये पैसे मैं अपनी शादी के लिए चाहिए निकाल लूंगा, हायर स्टडीज के लिए चाहिएगा, आपको घर की डाउन पेमेंट करनी है, गाड़ी खरीदनी है, हॉलीडे करना है, जो भी उसका एक कॉमन पूल बनाए और वो लो ड्यूरेशन फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स में ही पैसे लगाएं। और फिर जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आने लगे नेक्स्ट 3 to 4 years में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए करियर कहाँ सेटल हो रहा है, शादी कब होने वाली है, सो ये सब जब सेटल होने लगे तब उसको और अलाइन करने लगे, तब उसको फाइन ट्यून करके एलोकेशन चेंज करना शुरू करें। सो स्टार्ट करने के लिए ये अप्रोच रखें और फिर उसे लगातार फाइन ट्यून करते रहें। ओके धीरज, उर्वी जी, आई आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप वापस से मुझे ईमेल कर दीजिए, आपके पास ईमेल आईडी है हमारी। नीरज राज जी का सवाल है, कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड वर्सेस आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड फॉर 3 to 5 years, दोनों में से क्या लेना सही होगा? दोनों एक्चुअली एक अलग कॉन्सेप्ट पे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव ही उनका अलग है। डायनामिक बॉन्ड फंड क्या है, वो ड्यूरेशन को एक्टिवली मैनेज करता है। तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो होगा, एवरेज पोर्टफोलियो का जो मेच्योरिटी का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा वो चेंज होते रहेगा। दे विल ट्राई एंड टेक द बेनिफिट। आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट यील्ड की जो कर्व है वो दिखाती है कि सबसे बेस्ट पीरियड जो है वो 6 साल के आसपास का, अगर आप ड्यूरेशन रखते हैं अपने अपने फंड में, तो उसमें आपको सबसे अच्छा रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे जो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो 5 to 6 ईयर की एवरेज मेच्योरिटी अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब आपका जो सवाल था कि आपको 3 साल के होराइजन के लिए लेना है, तो आपको ड्यूरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव बाहर आता है कि आपको ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप फंड की ड्यूरेशन देख के इन्वेस्ट करें। और ये ड्यूरेशन में शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स आते हैं और आपके बैंकिंग पीएसयू भी शायद आ जाएगा। कई फंड ऐसे मिल जाएंगे जिनका एवरेज ड्यूरेशन 3 से 4 साल है। तो दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ योर बहुत स्पेसिफिकली जो आपने पूछा है, आई विल सजेस्ट द बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। बैंक आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, दैट्स करेक्ट। ओके। प्रदीप जी का सवाल था कि ईएलएसएस में ऐसी क्या खास बात होती है कि इसमें हमें एटीसी के तहत छूट मिलती है? होता तो ये पूरा इक्विटी फंड है और इसमें 3 साल का लॉक इन ही है, यही अलग है, बाकी तो कुछ अलग नहीं है। तो कुछ अलग नहीं होता इसमें, ये वही है, इक्विटी फंड है, एक फ्लेक्सी कैप की तरह ही काम करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एटीसी की छूट होती है इसलिए यहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है। हर्ष? यस, एग्जैक्टली। सो हमने पिछली बार भी बात की थी कि कई जो एएमसीज हैं वो अपनी कोई एक स्कीम को नोटिफाई करवाती है, इनकम टैक्स की एपेक्स बॉडी जो सीबीडीटी है, वो उनको नोटिफाई करती है कि ये स्कीम में कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा उन्हें एटीसी के तहत छूट मिलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 3 साल लॉक इन रखना है। और एक और छोटी कंडीशन है, 80% ऑफ द एयूएम हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। जो अगर आप एक रेगुलर इक्विटी फंड लेते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि 65% एंड अबव इक्विटी में होना चाहिए। ईएलएसएस में 80% है कि इक्विटी में 80 होना चाहिए, डेट और वगैरह आप 20% रख सकते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। ओके, ऑलराइट। कितने मिनट हो गए हमें वीडियो करते हुए? आधे घंटे हो गए, राइट? यस, वी आर एट 10 o'clock। एक पूछ के कुछ सवाल जिसके जवाब फटफट हो जाएंगे। एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड फॉर 3 years और मोर ठीक रहेगा चॉइस या नहीं? यस, आई लाइक दैट फंड, मुझे अच्छा लगता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का जो क्राइटेरिया है उसमें 80% आपको ट्रिपल ए में रखना ही है। सो आई थिंक इट्स अ क्रेडिट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा फंड है। ओके, ऑलराइट। अरे अरे अरे, ये इतनी तेज तेज भाग रहा है। करण गहलोत जी का सवाल है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन निप्पॉन निफ्टी बीज एंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, व्हिच वन इज बेटर एंड ट्रस्टेबल? ट्रस्टेबल तो आपको जहाँ सुविधा हो, आई थिंक निप्पॉन एंड आईसीआईसीआई दोनों नाम अच्छे हैं एंड दे आर बिग फंड हाउसेस। मुझे नहीं लगता कि ट्रस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अंडरलाइंग जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों निफ्टी में ही हो रहा है। तो कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दोनों का थीम सेम है। आई थिंक आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आई डोंट थिंक इतना कोई फर्क है। जिसमें लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिले ले लीजिए। डिफरेंस दोनों में कुछ? नॉट रियली, निप्पॉन का भी उन्होंने निफ्टी बीज ही बताया था, राइट? हाँ, सो दोनों इज निफ्टी इंडेक्स फंड, सो कोई खास फर्क नहीं है। ओके ओके, ऑलराइट। तो बस यहीं पे अभी रोक दे, आज का हो गया है ऑलरेडी, आधे घंटे से ऊपर हम निकल चुके हैं। नहीं, अब जिन्होंने आशीष इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वीडियो ऑलरेडी हम इसके बाद अपलोड कर देंगे तो आपको मिल भी जाएगा। और
एक और कोई सवाल मैं देख रही हूँ कि कोई छोटा सवाल हो तो मैं ले लूँ। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे सवाल थोड़े पोर्टफोलियो वाले ज़्यादा हैं और जेनेरिक सवाल नहीं है। एक सवाल अगर आप जाते-जाते, व्हाट इज़ ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट? ओके, सो एक एक प्राइस पॉइंट बना देते हैं। सो एक हुँ, एक शेयर का भाव समझ लीजिए। ये हम 2018 में ये कैपिटल गेन्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो एग्जाम्पल से बताता हूँ। आई थिंक इट वाज द ईयर 2018 जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंट्रोड्यूस किया गया था इक्विटीज में, हुँ, और जनवरी 2018 था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अब क्या हुआ था, पहले जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, एक साल से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना। जो भी आपका गेन्स था वो फुल्ली टैक्स फ्री था। हुँ, हुँ, अब सरकार ने क्या लाया कि अगर आप एक साल से ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो उसका आपको 10% टैक्स भरना है। हुँ, तो जो मैंने पहले से खरीद रखा हूँ और आज मैं फिर सब बेचने जाऊंगा, क्योंकि ये 31 जनवरी 2018 से लागू हो रहा था, तो मैं हुँ, 30 जनवरी को सारा बेच दूं और फिर से खरीद लूं। तो हुँ, इससे क्या हो रहा था कि मेरा कैपिटल गेन्स बुक हो गया और मेरा फ्रेश कॉस्ट आज की तारीख से आ गया, फिर मुझे टैक्स इसके ऊपर का भरना है। हुँ, हुँ, सरकार ने क्या कहा कि एक ग्रैंड फादरिंग क्लॉज लगा देते हैं कि भाई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हुँ, 31 जनवरी 2018 का जो भी मार्केट प्राइस है, हुँ, वो आपका कॉस्ट माना जाएगा फॉर कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन। हुँ, तो मान लीजिए उस समय एक स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा था, 31 जनवरी 2018 को वो 150 रुपए का था, हुँ, हुँ, और आज जो आप बेचेंगे 2021 में बेचते हैं, मान लीजिए वो 170 रुपए का है। हुँ, हुँ, आपको 100 रुपए आपकी कॉस्टिंग नहीं मानी जाएगी, आपकी 150 रुपया कॉस्टिंग मानी जाएगी, बिकॉज वो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज दिया गया कि भाई अभी आप ये मान लो जो प्राइस 31 जनवरी 2018 का था वो आपका कॉस्ट ऑफ परचेस हो गया। हुँ, हुँ, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म गेन्स जो 50 रुपए का था, वो तो आपको टैक्स फ्री ही रहा आज की तारीख में। और फिर सिर्फ उसके बाद 2018 के बाद जो गेन्स हुआ उसी पे आपको भरना है। तो ये ग्रैंड फादरिंग एक एक इमेजिनरी लाइन है, और वो आपको एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देती है। तो आई होप आई एबल टू अंडरस्टैंड, मैं एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन पाया इट। हूँ क्या है। या वेरी मच। हाँ, हाँ, मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, लेकिन आई आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन इट, और समझ ये आया हो किसी को। कमेंट दैट इज सेक्शन में इम्पोर्टेंट। अगर समझ में आया है तो भी कमेंट पे लिख के बताएंगे, नहीं आया है तो भी बता दीजिए आप हमें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल यहीं पर इतना ही। जैसा मैंने कहा कि आज तबीयत थोड़ी-सी नासाज है, जो शक्ल पे भी दिख रही है और मेरे आवाज़ में भी, तो और लंबा करने की अभी हिम्मत नहीं है इस वीडियो को। थैंक यू सो मच हर्ष। हर्ष से अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हर्ष कई तरह की सर्विसेज़, हर्ष की जो कंपनी है रूमता सिक्योरिटीज़, ये कई तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं अ, इनकी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट अस वाला लिंक है वो मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इनको डायरेक्टली लिख सकें। बस ध्यान रखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस नहीं है। कोशिश ये है जितने ज्यादा लोगों की मुसीबतें, सवालों को या उनकी दिक्कतों को सुलझाया जा सके कम से कम कीमत पे, कम से कम पैसे में, तो वो नियत है हमारी। तो आप उस चीज को जरा ध्यान रखें और उसके हिसाब से अप्रोच करें। ठीक है हर्ष, और कुछ कहना है आपने? नो, आई थिंक फाइन। आई ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जितना हम कवर कर सकें, जितने सवालों या के जवाब दे सकें, या कोशिश यही है। एंड आई थिंक आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि ये जो एक्सरसाइज है वो जो रीच कर रही है लोगों को, जो फीडबैक भी आते हैं, कई लोग वो लिंक से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हुँ, तो मुझे जो फीडबैक मिलता है वो यही है कि एटलीस्ट उन्हें एक अनबायस्ड गाइडेंस आपके ये चैनल के थ्रू मिल रहा है। या आई थिंक दैट इज मिशन अचीव। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू गाइस। यू गाइस हैव बीन माय मेंटर शुरू से, सो थैंक यू। चलें, आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट लूँगी, उसके बाद आई विल से गुड बाय टू माय। श्योर, श्योर। सी यू, बाय। चल, बाय-बाय। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जिनके सवाल ले ले पाए ले लिए, जिनके नहीं ले पाए उनके उनसे मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी। और सवालों की जो लिस्ट होगी, जिसको हम टाइम स्टैम्प कहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में भी टॉप कमेंट पिन करके मैं आपको दे दूँगी वहाँ पे, ताकि आपको पूरा वीडियो अगर ना भी देखना हो तो एक पर्टिकुलर सवाल पे तुरंत जाके देख सकें। और इसके अलावा उम, कुछ वीडियोज़ पे काम करना था, कुछ इंडिपेंडेंट वीडियोज़ पे, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब है, तो इस हफ्ते कोशिश होगी कि उन वीडियो को बनाकर मैं अपलोड कर सकूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेसिक, लेकिन जानकारी बहुतों को नहीं होती है उसके लिए। सो यस, फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए।
और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय।